पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई होती है। सेल का फंक्शन हमारे शरीर में शरीर को स्ट्रक्चर देना है, शरीर से न्यूट्रिएंट्स लेकर उनसे एनर्जी को बनाना है और कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन करना है जहां शरीर को जैसी जरूरत हो। सेल कितने प्रकार की होती है? सेल दो प्रकार की होती है। एक वो जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और एक वो जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है जिसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो जो बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वही यूकैरियोटिक सेल वो जो हम मनुष्यों में, जीव जंतुओं में और प्लांट्स में पाए जाते हैं। चलिए आज हम ये जानते हैं कि हमारा जो सेल है जो हम मनुष्यों में पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल, उसकी संरचना कैसी होती है। आगे की वीडियो में हम डिटेल में ये जानेंगे कि हमारे शरीर में सेल कैसे बनी हुई होती है और हर एक सेल के ऑर्गेनल्स का काम क्या क्या होता है। आज हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारी सेल कैसे बनी हुई होती है। देखिए, कोई भी सेल हो, किसी प्लांट की सेल हो या किसी भी एनिमल की हो या फिर कोई प्रोकैरियोटिक सेल ही क्यों ना हो, तीन चीज हर सेल में कॉमन होती है। एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा सेल का साइटोप्लाज्म और तीसरा सेल के अंदर डीएनए मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल। देखिए, हम मनुष्यों के सेल में जो सबसे बाहरी परत है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है। ये दो लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, लिपिड की लेयर से। सेल मेम्ब्रेन के इसी बाउंड्री के अंदर सेल के अंदर की ओर एक जेल लाइक फ्लूइड भरा रहता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और बीच में इसी सेल के सेल का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, सेल का कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल होता है। ये न्यूक्लियस ही तय करता है कि सेल को कब और क्या करना है। देखिए, इसी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर ही डीएनए क्रोमैटिन नाम के स्ट्रक्चर के रूप में होता है, जो कि डीएनए का ही एक उलझा हुआ रूप होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस नाम का स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए राइबोसोम का निर्माण करता है। इसका संबंध भी डीएनए से ही होता है। राइबोसोम्स न्यूक्लियस से बाहर निकलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। होता यह है कि राइबोसोम्स न्यूक्लियस से बाहर निकलने के बाद या तो साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं या फिर न्यूक्लियस से सटी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाकर चिपक जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम जाकर चिपक जाते हैं, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड जैसे मटेरियल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह होता है। प्रोटीन और लिपिड जैसे मॉलिक्यूल इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स के रूप में निकलते हैं, और वेसिकल्स के रूप में निकलने के बाद ये प्रोटीन वगैरह सीधे गोल्जी एपैरेटस या फिर इसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, वहां पर चले जाते हैं, जहां पर इन प्रोटीन को इस स्वरूप में बना दिया जाता है कि सेल इन्हें यूज कर सके यूजेबल फॉर्म में, या फिर उनके ऊपर किसी अलग तरीके के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं इसी गोल्जी बॉडी में, जैसे कार्बोहाइड्रेट या लिपिड जैसे मॉलिक्यूल, जैसा जरूरत हो बॉडी को वैसा। ठीक इन्हीं संरचनाओं की तरह सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है लाइसोसोम, जो सेल के अंदर किसी भी डिब्री यानी वेस्ट मटेरियल को ठिकाने लगाता है, उन्हें डिकम्पोज करता है। एक है हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे सेल के अंदर पावर हाउस की तरह होता है, जो ग्लूकोज से एनर्जी बनाने का काम करता है। देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियस के पास जो आप सिलेंड्रिकल शेप में संरचना देख रहे हैं, इसे सेंट्रोसोम कहते हैं। ये सेल के विभाजन के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल के अंदर जहाँ पर अभी मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो है प्रोटीएसोम्स, जो कि अनयूज प्रोटीन को डिकम्पोज करते हैं। ठीक उसी तरह ये है पैरोक्सिसोम्स, जो कुछ ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो सेल के अंदर बने हुए टॉक्सिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। और इस सेल के अंदर सभी ऑर्गेनेल्स सही से अपनी जगह पर इसीलिए रहते हैं क्योंकि सेल के अंदर एक साइटोस्केलेटन नाम की संरचना होती है, जो कि प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं, जो सेल को स्ट्रक्चर देते हैं, एक मजबूत ढांचा बनाते हैं, जैसे हमारे शरीर में स्केलेटन होता है। ठीक